हाय एवरीवन। तो आइए अपने नए टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं एक साधारण लैंग्वेज में बोलता हूं तो इसको बोलते हैं मैचिंग यानी कि मिलाना। जब हम किसी को चेक देते हैं या चेक लेते हैं तो एक डायरी तो हमारी दुकान पे होती है जिस पे हम लिख देते हैं चेक आया। किसी ने हमें चेक दिया, हमने फटाफट डायरी में एंट्री करी जो खाता होता है कि हमारे पास चेक आ गया यानी पैसा आ गया। बट बैंक में जब वो चेक जाता है, क्या पता वो 10 दिन बाद क्लियर हो, क्या पता क्लियर ना हो, क्या पता चेक खो जाए। तो इससे क्या होता है, बैंक का बैलेंस बिगड़ जाता है, मतलब वो मैच नहीं हो पाता आपने जो अपने खातों में बैंक का बैलेंस मेंटेन किया। बैंक तो जब भी पैसा आपके खाते में डालेगा ना, जब क्लियर होगा, तो इससे मिसमैच हो जाता है आपकी कैश बुक में जो आप खाता बना रहे हो और बैंक की पासबुक में। सिमिलरली आपने कोई चेक इशू कर दिया तो आपने तो अपना कैश कम कर दिया कि भाई मेरे खाते में से पैसा चला गया, तो आपने एंट्री कर दी कि मैंने चेक दिया। बट असल में क्या पता बैंक में पैसा ना हो, या फिर चेक बाउंस हो जाए, या फिर जिसको चेक दिया है वो चेक खो दे, या फिर वो बैंक में ही ना डाले। तो इससे क्या होता है, बैंक में जो बैलेंस है वो अलग होता है और हमने जो हाथ से मेंटेन करा वो अलग होता है। तो बैंक के बैलेंस को जो आपने हाथ से मेंटेन करा वो बैलेंस, इनको मैच करने की प्रक्रिया को, इनको मैच करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है जी। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो भी हमारे प्रोविजन है अकाउंटेंसी के, उनको डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन। आइए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BRS। Introduction. When an individual or a firm deposits any money into a bank or withdraw money by issuing a check from a bank, then he या फिर it records the transaction in the debit side of the bank column of the cash book। जो हमारा कैश बुक होता है उसमें 2 कॉलम होते हैं, एक तो कैश का, एक बैंक का, एक कैश का, एक बैंक का। तो बैंक कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमने चेक इशू करा या फिर चेक हमने डिपॉजिट करा। फॉर सच डिपॉजिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर सच विड्रॉल। क्योंकि अगर आपने पैसा निकाला तो आपका बैंक कम हो जाएगा, एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर आपने पैसा बैंक में जमा कराया तो आपका बैंक एसेट है, एसेट बढ़ा तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये बात तो आपकी कैश बुक की है जो आप अपनी दुकान पर बैठकर बनाते हो या अपने घर पर बैठकर बनाते हो। बट बैंक क्या करता है, बैंक जो पैसा आता है यानी बैंक जब बढ़ता है तो बैंक आपकी पासबुक में क्रेडिट करता है। आप अपनी पासबुक खोलकर देखना, जितना भी पैसा डिपॉजिट वाली लाइन में होता है उसके आगे लिखा होता है क्रेडिट, और जितना भी पैसा विड्रॉल वाले कॉलम में लिखा होता है उसके आगे लिखा होता है डेबिट। तो बैंक उल्टा सिस्टम फॉलो करता है। ऑन द अदर हैंड, बैंक ऑल्सो रिकॉर्ड्स सच ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन को बैंक भी रिकॉर्ड करता है इन इट्स बुक, दैट इज क्रेडिट सच अकाउंट फॉर डिपॉजिट एंड डेबिट सच अकाउंट फॉर एनी विड्रॉल। बैंक अगर पैसा आपने बैंक से निकाला तो डेबिट साइड लिखता है, और अगर पैसा जमा कराया तो क्रेडिट साइड लिखता है। बट आप अपनी बुक में जो आपने हाथ से बनाई उस पर क्या लिखते हो, पैसा अगर निकाला तो आप क्रेडिट साइड डालते हो, पैसा अगर डाला तो डेबिट साइड डालते हो, क्योंकि हम कैश बुक अपने घर में बना रहे हैं और अकाउंटिंग टर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। द बैंक इशू अ बुक
टू द अकाउंट होल्डर आफ्टर रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन। बैंक आपको एक पासबुक देता है उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद, जिसको हम पासबुक कहते हैं। द बुक विच इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक फॉर अकाउंट होल्डर, बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जो बुक बनाता है उसको क्या कहते हैं? नोन एज पासबुक। इन केस ऑफ करंट अकाउंट द बैंक इश्यूज स्टेटमेंट्स एंड नोट अ पासबुक। अगर आपका एक करंट अकाउंट है तो बैंक आपको स्टेटमेंट देता है, पासबुक नहीं देता। आपको कोई भी डायरी नहीं मिलती। जब भी आप बैंक जाओगे, बैंक को आप बोलो कि मेरे को करंट खाते की स्टेटमेंट चाहिए, तो वो प्रिंट करके आपको A4 शीट पर दे देते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक स्टेटमेंट फॉर द करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट क्या होता है? जो इंडिविजुअल के खुद के नाम पे नहीं, मिस्टर उज्जवल जैन के नाम पे नहीं, मिस्टर उज्जवल की फर्म पे बनता है, उज्जवल जैन एंड एसोसिएट्स, तो उसको बोलते हैं करंट खाता। डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस की डेफिनेशन क्या है? आइए एक बार उसको भी पढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल को मैं मैच भी लिख सकता हूं, टू मैच द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट इज अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपको बैंक बैलेंस का रिकॉन्सिलिएशन करना है कि बैंक में कितना पैसा है बैंक के हिसाब से और बैंक में कितना पैसा है मेरे खुद के हिसाब से। बैंक बैलेंस का रिकॉन्सिलिएशन करना है, कैश का नहीं करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अभी आप बिल्कुल मत घबराओ, जब मैं क्वेश्चन की सीरीज पर आऊंगा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा, क्वेश्चन बहुत आराम से आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है जी। फीचर्स ऑफ अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसके फीचर्स क्या है? पहला, इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होती है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि अकाउंट्स में तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आती है, तो ये आपका अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्यों बनती है? क्योंकि आपको बैंक बैलेंस का रिकॉन्सिलिएशन करना है, उनको बराबर लाना है। बैंक कह रहा है कि तेरे खाते में 1000 रुपए है, कैश बुक कह रही है कि तेरे खाते में 1500 रुपए है, तो ये 500 का डिफरेंस आपको खत्म करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। आप इसको कभी भी बनाओ, कोई भी इसकी फॉर्मेट डेट नहीं है, कोई भी इसकी फिक्स डेट नहीं है। आगे चलते हैं। सिंस इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये एक डेट की बनती है बैलेंस शीट की तरह, देन इट इज रिटन एज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट या फिर एज ऑन। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया तो आप ऊपर क्या लिखोगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन एज ऑन, और जो भी यहां पे डेट होगी, या फिर आप एज एट भी लिख सकते हो। ऑन और एट का मतलब सेम ही है, तो यहां पे जो भी डेट होगी, फॉर एग्जांपल 2 अगस्त 2022, तो जो भी डेट होगी आप उस डेट को लिख देना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैंक बैलेंस। ये जो बैंक कह रहा है कि तेरे खाते में 1000 रुपए है और व्यापारी कह रहा है मेरे खाते में 1500 रुपए है, इसका कारण क्या है? ये दुविधाएं, ये आपके डिफरेंस क्यों आते हैं? आइए एक बार देखते हैं। द डिफरेंस आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। ये डिफरेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला, आइटम अपीयर इन कैश बुक बट नॉट अपीयर इन पासबुक।
आपने चेक लिया या चेक दिया, आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में तो डाल दिया, बट उसका क्लियरेंस एक्चुअल बैंक ने किया ही नहीं। तो बैंक में बैलेंस कुछ और है, आपके खातों में बैलेंस कुछ और है। आइटम अपीयर इन पासबुक बट नॉट अपीयर इन द कैश बुक। किसी आपके डेटर ने सीधा बैंक में पैसा डाल दिया, पेटीएम कर दिया, आपको पता ही नहीं, तो आपके कैश बुक के बैंक बैलेंस में अमाउंट अलग है और बैंक में अमाउंट अलग है। ठीक है जी, तो ये दोनों इसके कारण हैं। अब जो ए वाला आइटम है इसको डीप में डिस्कस करते हैं। आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन बैंक पासबुक। इसका पहला कारण क्या है? चेक इश्यूड बाय बिजनेस एंटिटी नॉट डेबिटेड बाय द बैंक। आपने चेक इशू कर दिया तो आपने तुरंत अपने खातों में लिख दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में तुरंत लिख दिया कि मेरा बैंक कम हो गया, बट अभी बैंक ने उसे पास ही नहीं किया, बैंक से पैसा कटा ही नहीं, तो ये इसका एक कारण है। दिस मे बी बिकॉज दे माइट नॉट हैव बीन बैंक बाय द पेई। ये पेई कौन होता है? जिसको पैसा मिलता है, यानी रिसीवर। और इट मे स्टिल अंडर क्लियरेंस। भाई आपने चेक इशू कर दिया, या तो पेई ने अभी खाते में डाला ही नहीं, बैंक में डाला ही नहीं, या फिर डाल दिया बट अभी अंडर क्लियरेंस है, तो आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम से तो बैंक कम हो गया, बट अभी बैंक ने पेमेंट नहीं करी, तो अभी बैंक आपका भरा हुआ है। तो ये जो आपका डिफरेंस आया, इस मतलब जैसे आपने चेक इशू किया तो ये आपकी कैश बुक है, ये आपका बैंक है यानी पासबुक है। तो आपने जब चेक इशू किया तो कैश बुक की बैंक कॉलम में बैंक कम हो गया, बट अभी तो बैंक पासबुक में बैंक भरा हुआ है, क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ, तो आप बैंक को भी कम कर दो। तो ये आपको मैं सिखाऊंगा, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं गेम, ये आपको क्वेश्चन में मैं गेम सिखाऊंगा। द एंट्री इन कैश बुक विल बी मेड इमीडिएटली। कैश बुक में तो आपने फटाफट एंट्री कर दी, चेक काटते ही एंट्री कर दी, ये ले बेटा कैश बुक में डाल दे कि मैंने चेक इशू किया। When the check is issued, thereby reducing the bank balance in the books of entity, books of account, यानी कि कैश बुक। Here, bank balance as per cash book will be less. आपने क्या किया? कैश बुक में तो बैंक का बैलेंस कम कर दिया, बट बैंक के हिसाब से एज पर बैंक पासबुक इट विल बी मोर, क्योंकि चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। दिस इज ऑल्सो टर्म एज अनप्रेजेंटेड चेक, और इसको हम अनप्रेजेंटेड चेक भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला कारण हमने देखा। दूसरा कारण, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब आपके पास चेक आया, आपकी दुकान पे चेक आया, ये आपकी पेमेंट आई, तो आपने फटाफट क्या करा? कैश बुक के बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, डेबिट साइड लिख दिया कि मेरा बैंक बढ़ गया, और आपने चेक बैंक में भी जमा करा दिया, बट बैंक वाले ने अभी पैसा आपके खाते में नहीं डाला, तो आपका बैंक अभी कम है और कैश बुक आपकी बढ़ी हुई है, तो ये लो डिफरेंस आ गया। आइए पढ़ते हैं। द बिजनेस एंटिटी मे रिसीव चेक और ड्राफ्ट which is deposited into the bank for collection the payment. Again, entry in cash book will be instant. आपने तुरंत कैश बुक में एंट्री कर दी, thereby increasing the balance. Here, bank balance as per cash book will be more than the balance as per passbook. This is also called as outstanding check. इसको हम outstanding check भी कहते हैं। क्वेश्चन में क्या पता सीधा लिखा आ जाए कि रुपीज 10,000 इज टू बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग चेक। तो आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब क्या है कि आपने चेक डिपॉजिट करा दिया, कैश बुक में एंट्री कर दी, बट अभी बैंक ने क्लियर नहीं करा, तो आपको उसी अकॉर्डिंग रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा। फिर आपकी आती है एरर, ये तो गलती हो गई। कैसे? द बैंक ने गलती करी, may by mistake miss out entering the debit or credit which result in the difference. बैंक में जो ऑपरेटर बैठा है
क्या पता उसने कोई गलती कर दी हो डेबिट या क्रेडिट करने में, तो उससे भी डिफरेंस आ सकता है। लास्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब द एंटिटी में गिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक फॉर सर्टेन रेगुलर पेमेंट्स लाइक लोन रिपेमेंट, इंस्टॉलमेंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एटसेट्रा। दिस मे गेट एंटर्ड इन द पासबुक इमीडिएटली बट कैश बुक एंटर में बी डिलेड। जैसे आपकी कोई ईएमआई कटती है तो बैंक तो पहली तारीख को काट लेता है, बट आप अपनी कैश बुक में जब रिकॉर्ड करते हो तब आपको याद आता है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, बैंक के बैलेंस में और आपकी कैश बुक के हिसाब से जो बैंक में बैलेंस है उनमें फर्क आ जाता है। तो ये भी एक आपका जो फैक्टर है कि बैंक और बैलेंस में क्यों फर्क आता है। अब दूसरा, आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द कैश बुक। ये हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी ना, अब हम बी वाली को डीप में डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला कारण है बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस एटसेट्रा। मतलब आपके खाते से पैसा कट गया इंटरेस्ट के नाम से, चार्जेस के नाम से, आपने कैश बुक में बैंक को कमी नहीं किया तो बैलेंस में फर्क आ गया। द बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और ऑल्सो चार्जेस फॉर सर्विसेज देन इश्यू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर एटसेट्रा। हेयर being the source of transaction, the bank will record in the passbook immediately। वो तो आपके खाते में से तुरंत पैसा काट लेता है और डेबिट एंट्री मार देता है बैंक, एंड सेंड द डेबिट एडवाइस स्लिप्स टू द बिजनेस एंटिटी, और बिजनेस को बता देता है कि तेरा मैंने इंटरेस्ट काटा है इस महीने का। द एंट्री इन द कैश बुक में बी डिलेड, और कैश बुक जो आपकी दुकान पे रखी गई है क्या पता उसमें आप लेट एंट्री करो, बिजी हो। सिमिलरली द बैंक कुड क्रेडिट इंटरेस्ट, कभी कभी बैंक ब्याज दे भी देता है, मिलता है, सेविंग खातों पर मिलता है। तो बैंक ने आपके खाते में इंटरेस्ट डाल दिया, आपने अभी अपने खातों में रिकॉर्ड नहीं करा जो आप अपनी दुकान पे बैठकर बनाते हो, तो इसलिए बैलेंस में फर्क आ जाता है। ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विच मे गेट एंटर्ड इन पासबुक एट अ लेटर डेट। दूसरा, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, आपके डेटर ने सीधा पैसा बैंक में जमा करा दिया, आपको पता ही नहीं लगा, पेटीएम कर दिया, तो आपको जब पता लगेगा तो बैलेंस में आपका फर्क मिलेगा, तो वो आपको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। समटाइम्स कस्टमर्स और अदर्स मे डायरेक्टली डिपॉजिट एन अमाउंट इन द बैंक फॉर गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। द बैंक विल एंटर इट इमीडिएटली, बैंक तो तुरंत एंट्री कर देता है कि हमारे पास यूपीआई आई आपके नाम पे, बट उसको तो पता ही नहीं बिजनेसमैन को, वो तो बिजी है सामान बेचने में। बट एंट्री इन कैश बुक विल अपीयर लेटर, तो ये भी एक फैक्टर है बैंक में बैलेंस में फर्क होने का। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, बिल्स फॉर कलेक्शन। द बिजनेस एंटिटी में सेंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है हमारे, अभी हम आगे देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। जैसे आपने सामान खरीदा उधार पर, पैसे आपके पास है नहीं, तो सप्लायर आपको सामान नहीं दे रहा, वो कह रहा है या तो पैसे दे या फिर चेक दे या फिर मेरे खाते में पैसा डाल या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दे। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कानूनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सामान खरीदने वाला साइन करके देगा कि मेरे को आपका इतना पैसा देना है, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, सप्लायर यानी कि दुकानदार बैंक से भी क्लियर करा सकता है कि बैंक देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे को इसने दिया है, मेरे को पैसा अभी चाहिए, चाहे मेरे को कम पैसा दे दो, बैंक मेरे को पैसा दे दो, आप उससे बाद में ले लेना। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये बैंक से भी कलेक्ट हो जाता है। तो जब बैंक ने पैसा दे दिया तो बैंक तो आपके खाते में डालेगा ना, तो बैंक ने तो अपने आपके खाते में पैसा डाल दिया, बट आपने अपनी कैश बुक में एंट्री लेट करी, तो
तो बैंक बैलेंस में और आपकी कैश बुक में फर्क आ गया। द बैंक विल कलेक्ट द पेमेंट एंड क्रेडिट द सेम इन द पासबुक। द एंट्री इन कैश बुक विल बी मेड ओनली आफ्टर रिसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक। जब बैंक बोलेगा तभी आपको पता लगेगा कि हाँ ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया। लास्ट आपका है एरर, गलती तो सबसे होती है। द रिकॉर्ड्स में बी मिस आउट बाय द बुक कीपर। जो दुकान पे बैठा है, जो खाते बना रहा है, क्या पता उससे कोई गलती हो जाए ऑफ द बिजनेस एंटिटी, तो इससे भी बैलेंस में फर्क आ जाता है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। नीड ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल बैंक बैलेंस। अगर मैं आज की तारीख में बात करूं और मैं आज ये देखना चाहता हूं कि मेरे बैंक में एक्चुअल बैलेंस कितना है, तो आज के वक्त में तो आप क्या करते हो, पासबुक खोलते हो और चेक कर लेते हो। बट जो फिगर है वो एक्चुअल है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? जब आप उस एक्चुअल फिगर का एनालिसिस करना चाहते हो। और वो कैसे होगा? जब आप पासबुक में जो बैलेंस शो हो रहा है और जो आपकी दुकान में कैश बुक में बैलेंस शो हो रहा है बैंक का, उसको जब आप मिलाओगे तभी पता लगेगा कि ये जो फिगर दिखा रहा है, ये जो 2048 की फिगर पासबुक में दिख रही है, क्या ये सही है या नहीं। तो आपको फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाना पड़ेगा। और ये कौन बनाता है? लाला जी? नहीं, अकाउंटेंट बनाता है दुकान का। तो अकाउंटेंट को बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाना पड़ता है फॉर द एक्चुअल बैंक बैलेंस। दूसरा, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन द कैश बुक एंड द पासबुक। इससे हमको गलतियां पता लगती है कि कैश बुक में बैंक कॉलम में हमने कितनी गलती करी और पासबुक में बैंक ने कितनी गलती करी। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स इन रिकॉर्डिंग द बैंक ट्रांजैक्शन। जो भी घपलेबाजी होती है उसको भी हम यहां पर पता लगा सकते हैं। कभी कभी होता है कि बैंक से खुद ही पेमेंट कट जाती है अननेसेसरी, कभी कभी पता लगता है किसी ने गलती से हमारे खाते में पैसा डाल दिया, तो हमको ये भी पता लग जाता है। इट हेल्प्स इन इनकॉर्पोरेट सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑब्लिक इनकम डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय बैंक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बैंक ने कोई इनकम डाल दी बिना बताए या कोई खर्चा काट लिया बिना बताए, तो ये पता लगाने में भी मदद होती है कि बैंक ने हमारा कितना पैसा काटा एज एन एक्सपेंस और कितना डाला एज एन इनकम। अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दो मेथड होते हैं। पहला, रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दूसरा, डेबिट एंड क्रेडिट मेथड। भाई देखो, जो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन होती है ना, इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। ऊपर लिखेंगे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन। पहला कॉलम आपका होगा पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम आपका होगा रुपीस। और क्वेश्चन आपको बोलेगा कि देखो, बैलेंस एज पर पासबुक ये रहा, और क्वेश्चन आपको ढेर सारी एडजस्टमेंट देगा और लास्ट में बोलेगा कि आपको बैलेंस बताना है एज पर कैश बुक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि सर कुछ चीजों को ऐड करेंगे और कुछ चीजों को लेस करेंगे। सबसे इजी मेथड यही है और यही मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली हमारे दो मेथड होते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के, एक तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दूसरा डेबिट एंड क्रेडिट मेथड। ठीक है जी, तो चलिए हमारी कुछ बातें कंप्लीट होती है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और अगर कोई बात अधूरी रह जाएगी तो उनको भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का मोटिव क्या है।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये था एक इंट्रोडक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस की सीरीज पर चलेंगे और अगर कोई बात रह जाएगी तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।